की निगरानी में देवराज का इलाज चल रहा था। 16 अगस्त की वो घटना जब स्कूल में उसी के एक साथी की तरफ से चाकू से हमला करके उसको घायल कर दिया गया और फिर लगातार इलाज चल रहा था। एमबी अस्पताल उदयपुर में पूरी डॉक्टरों की टीम जुटी हुई थी, लेकिन आज समस्या और ज़्यादा विकट हो गई। स्वास्थ्य खराब होने लगा, ब्लड प्रेशर डाउन होने लगा और फिलहाल बाकी जो स्थिति है वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जब ये 16 अगस्त को घटना घटी थी, चाकू लगने के बाद बहुत ज़्यादा खून बह गया था और खून बहने के बाद कहा जा रहा है 12 यूनिट्स खून की चढ़ाई गई देवराज को। लेकिन जब खून एकदम से पूरे शरीर का काफ़ी ज़्यादा बह गया तो एक तरह से बाकी जो शरीर के मुख्य अंग थे उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई और उन्हीं को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में लगातार डॉक्टरों की टीम जुटी हुई थी। लेकिन अब आज ये शाम को करीब 5:45 के आसपास बेहद दुखद खबर सामने आई। कमलेश दखनी हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो 4 मांगों पर सहमति? जी देखिए, बिल्कुल 4 मांगों पर सहमति बनी है। इसमें मुआवजा राशि जो 51 लाख की, उस पर सहमति बनी है। दूसरा, संविदा पर नौकरी की बात सामने, उस पर भी सहमति बनी है। तो अब लगातार जो प्रयास ये किया जा रहा है कि वार्ता की जा रही परिजनों और समाज के लोगों से कि अंतिम संस्कार के बारे में। लेकिन ये बात सामने आ रही है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके आने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि अंतिम संस्कार कब किया जाए। हालांकि यहाँ जो काफी जो भीड़ है उसको पुलिस अब तितर बितर भी कर रही है, दूर कर रही है, ताकि किसी तरह का माहौल नहीं बिगड़े। बिल्कुल, और जैसा हमने अभी दर्शकों को बताया भी, और जब कपिल श्रीमाली हमारे उदयपुर संवाददाता वो भी लगातार आपके साथ अपडेट दे रहे थे, तो उनके मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आई थी कि मृतक छात्र की मां का ये कहना था, हमें सहायता मदद किसी तरह की नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि फांसी मिले मेरे बेटे के दोषियों को। लेकिन समाज की तरफ से ये तमाम मांगे रखी गई जिस पर अब ये सहमति बनती दिख रही है। जी देखिए, बिल्कुल सहमति बनी है। उसके बाद ही यहाँ पर जो, लेकिन वार्ता ये चल रही है कि इनका अंतिम संस्कार कब किया जाए शव का, उसको लेकर यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो उनके आने के बाद ही निर्णय किया जाएगा कि अंतिम संस्कार कब किया जाए। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी वो लगातार लोगों से प्रयास अपील भी कर रहे हैं किसी तरह की अशांति नहीं हो, माहौल अशांत नहीं हो। इसको लेकर भी पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जो संगठन के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनमें अभी भी आक्रोश है इस बात को लेकर। जी बिल्कुल, कुछ और अपडेट्स, चूंकि नेटबंदी भी 24 घंटे और बढ़ा दी गई है एहतियात के तौर पर। जो लोग यहाँ अस्पताल में आए उनको समझाया बुझाया जा रहा है कि आप संयमित रहें। ये लगातार प्रशासन और पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। कलेक्टर, एसपी और आईजी और कमिश्नर संभाग वहां सभी मौजूद हैं। कमलेश? बिल्कुल, देखिए, नेटबंदी भी 24 घंटे और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में शहर में किसी तरह की अशांति नहीं फैले, किसी तरह की अफवाह सोशल मीडिया के द्वारा नहीं फैले। ऐसे में जो कि 24 घंटे के लिए नेट बंद किया गया है और खुद आईजी और कमिश्नर, एसपी और कलेक्टर, चारों जो आलाधिकारी है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं किसी तरह की बहकाव में न आए, किसी तरह की अशांति नहीं फैले, न ही कोई उपद्रव करे। और अगर करते हैं, अगर कोई पाया जाता तो पुलिस सख्ती से भी पेश आएगी। जी, पोस्टमार्टम जारी है, अगले कुछ समय बाद संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम अभी जारी है और जो प्रक्रिया है वो चल रही है इस समय मोर्चरी के अंदर, और कुछ समय बाद जो है कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है कि पूरी हो जाएगी। आप रहें, लाइन पर रहें, जरा एक संबंधित खबर पर बयान आया है वो सुनते हैं पहले। जो प्रशासन अधिक से अधिक राज्य सरकार से बात करे, परिवार की 4 मांगे थी, चारों मांगों को परिवार की 4 मांगे थी। पहली तो हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको दे दी। दूसरा, फास्ट ट्रैक के अंदर मुकदमा चले, वो सहमति बनी। तीसरा, 51 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार विभिन्न स्रोतों से राज्य सरकार देगी, ऐसा कलेक्टर साहब ने सबके बीच समझौते पे दस्तखत करके, और 10,000 की प्रोसेस चल रही है। संभव हुआ तभी होगा, नहीं संभव होगा, जो भी बात चल रही है। सरकारी नौकरी का, हाँ, सरकारी नौकरी ऐसा संविदा पे अभी तत्काल लगाएंगे और राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे स्थायी नौकरी के लिए। संविदा 51 लाख रुपए की। जैन यहाँ स्थानीय विधायक हैं, कमलेश दखनी, उन्होंने ये बताया कि 4 कौन सी मांगे थी जिन पर सहमति बनी है, परिवार जिनको रख रहा था सामने।
साफ तौर पर इस पूरे मामले की गंभीरता को और संवेदनशीलता को समझते हुए ये तुरंत फैसला लिया गया है, जो जरूरी भी था। कमलेश, आप लाइन पर हैं? जी जी देखिए, बिल्कुल अभी एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि काफी जो लोग जो एमडी हॉस्पिटल के बाहर एकत्रित हुए थे वो अंदर घुसने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन पुलिस का जो भारी जाब्ता था वहाँ तैनात था। हाँ, तो देखिए अब बिल्कुल ये जैसे कमलेश दत्ती भी जानकारी दे रहे थे, इस पर और अपडेट लेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर आ रही है। उदयपुर शहर में लाठीचार्ज की सूचना मिल रही है। अस्पताल के बाहर खड़े लोग आक्रोशित हुए और फिर उसके बाद लाठीचार्ज किया गया है उदयपुर शहर में, यानी बिल्कुल जो अस्पताल के बाहर लोग खड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ और इलाकों में भी भीड़ जमा हुई है। लाठीचार्ज की भी इस बीच सूचना आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट और पूरे मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए लगातार पुलिस और प्रशासन वहां मुस्तैद है और इस बीच भीड़ भी अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुई है और लाठीचार्ज की भी सूचना मिली है। हम लगातार न्यूज 18 राजस्थान के जरिए आपसे अपील करते हैं, प्रदेश में उदयपुर शहर में हर लिहाज से शांति और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग करें। अपनी भावनाओं, अपने जज्बातों पर पूरी तरह से काबू रखें, किसी भी तरह की अफवाह की ओर ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसे नाजुक मौके पर शरारती तत्व अपनी हिमाकत से बाज नहीं आते और ऐसे किसी भी कुत्सित प्रयासों को कुचलने में लगातार सहयोग दें। लेकिन इस बीच ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि लाठीचार्ज हुआ है और अस्पताल प्रशासन, या यूं कहें कि अस्पताल परिसर के बाहर काफी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। हम को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वहां पर पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए अपने तरीके से कोशिश की है। आठ की फाइट का यह वक्त हुआ है और आज मुद्दा आठ की फाइट का यही है कि आखिर देवराज अब नहीं रहा, लेकिन देवराज के परिवार को इंसाफ मिले, शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे और जो मुआवजे की मांग, जो तमाम मांगे परिवार की तरफ से कही गई थी वो मान ली गई हैं। चर्चा आज अलग अलग मेहमान होंगे, उनसे आठ की फाइट में करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दें। चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत। छावनी में तब्दील हुआ उदयपुर। प्रशासन ने की शांति की अपील। कन्हैया लाल हत्याकांड जैसे मुआवजे की तैयारी। देवराज की मौत, इंसाफ की मांग। मेहमानों का स्वागत करते हैं कि रामकेश मीणा साहब उपनेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के विधायक है गंगापुर सिटी के। स्वागत है सर आपका। प्रताप राव जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर स्वागत आपका। योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करते हुए सवाल लेना चाहूंगा रामकेश मीणा जी से। रामकेश मीणा जी, बहुत ही दुखद आज ये समाचार आया और मैं चाहूंगा कि आप देवराज के परिवार के प्रति जो संवेदना रखते हैं वो व्यक्त करें और जो समाज के लोग हैं उनके लिए अपील करें। बिल्कुल सर, मैं देवराज की अभी जो मौत का समाचार अभी मिला है वो स्तब्ध करने वाला समाचार है और बहुत दुखद समाचार है। उसको सुनकर के पूरे राजस्थान में शोक की लहर है और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि देवराज की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, साथ ही उसके जो परिजन हैं उनको भी इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि देवराज तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन अब हम सबका दायित्व है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, लोग उत्तेजित होकर के और कानून व्यवस्था
को खराब नहीं करे, कानून को अपने हाथ में नहीं ले। और सरकार का जो प्रयास है वो सरकार का प्रयास, जैसे अभी उन्होंने मुआवजे की घोषणा की है, परिवार के साथ जो बातचीत की है और बातचीत करके जो पैकेज देने की बात की है, ये पैकेज का विवरण तो हमें मिलेगा, ये अलग बात है। लेकिन अब सबसे पहले अगर कोई अभी जो कोई मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि दोनों तरफ से शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और स्थिति बिगड़े नहीं, स्थिति में सुधार आना चाहिए। पुलिस और प्रशासन सख्ती से काम ले। और मैं जो देख रहा हूं, ये देख रहा हूं कि राजस्थान में सरकार का जो इकबाल है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। आए दिन जो हत्या, दुष्कर्म, लूट और अपहरण की जो घटनाएं हो रही है वो विचलित करने वाली घटनाएं हैं। आप समझ सकते हो चुनाव के टाइम, चुनाव से पहले यही भाजपा के लोग किस तरीके से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा करके और सरकार को घेरते रहते थे। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा, कोई दिन नहीं निकल रहा जब अपहरण। अच्छा रामकेश जी, मैं साथ ही साथ आपसे ये एक आग्रह करना चाहूंगा और आपसे चाहूंगा कि आपको लगता है कि इस मसले पर किसी तरह की राजनीति करनी चाहिए, थोड़ा वक्त अभी देना चाहिए? मैं यही चाहूंगा कि इसमें कोई राजनीति के लिए, ऐसे दुखद घटनाओं में राजनीति की कोई जगह नहीं है। राजनीति ऐसी घटनाओं पे आप और हम समझ सकते हैं, उन माँ बाप के दुख को समझ सकते हैं, चाहे उसको सरकार कितना भी पैकेज दे दे, कितना भी पैसा दे दे। जैसे अभी उसकी बाका बयान आ रहा है कि भाई मुझे कोई पैकेज नहीं चाहिए। 15 साल का उसका जो बच्चा गया है उसको वो परिवार भूल नहीं सकता और उसको हम वो बच्चा नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। ये सरकार की तरफ से जो पैकेज दिया जाता है, एक ये सहायता के रूप में जो सरकार ये पेशकश करती है, ये अलग मुद्दा है। ठीक है, वो चीज जो परिवार से जो बच्चा छिन गया उसको हम दे नहीं सकते। बिल्कुल सही बात कही प्रताप राव जी। प्रताप राव जी, दवा कैसे रोके और दुआ में शायद कहीं कमी रह गई, लेकिन सभी ने पूरा प्रयास किया। जी बिल्कुल रविंद्र जी, ये वास्तव में बहुत बड़ी दुखद बात तो है ही, क्योंकि सबने, सरकार ने और चिकित्सकों ने बहुत भरसक प्रयत्न किए किसी भी तरह से देवराज की जो जान को बचा लिया जाए। क्योंकि जो घटना हो गई थी उसके बाद सबसे बड़ी बात यही थी, सभी के सामने चैलेंज यही था कि किसी भी तरह से उस गंभीर रूप से घायल बालक को बचा लिया जाए। लेकिन उन्हीं को जो मंजूर था और जिस तरह के जख्म उसके शरीर पर थे और जिस तरह से किडनी वगैरह उसकी फेल हो चुकी थी, उसके बाद डॉक्टरों के सारे प्रयास भी विफल गए। हालांकि सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी थी, सरकार ने तो यहाँ तक तैयारी कर रखी थी कि जयपुर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी भेजा और यहाँ तक कि एयरलिफ्ट कराकर भी लाने की, अगर थोड़ी स्थिति ठीक होती तो उनको एयरलिफ्ट कराकर देशराज को और अच्छी जगह भेजा जा सकता था। लेकिन वो स्थिति आई नहीं, जो कि बहुत दुख है। साथ में मुआवजे की बात आई, निश्चित तौर पे मुआवजा देशराज को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मुआवजे की मांग नहीं, एक जख्म पर मल्हम लगाने की होती है, तो वो सरकार ने तुरंत मानी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी रामकेश जी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे और इनकी पार्टी ने अभी तक उस घटना को लेकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था। ऐसे ही जयपुर में भी एक ऐसी घटना हुई, उस पर भी ये चुप रहे। देखिए, ये हिंसा की जो लगातार घटना हो रही है उनके विशेष कारण ढूंढे जाने चाहिए। सरकार तो बहुत सख्त है। सरकार ने जिस तरह से उस जो आरोपी बालक था उसके घर पर जब कार्रवाई की तो पता चला कि अवैध घर में वो रहते हैं उसके पिता, और वो चाकू भी उसके घर से उनको मिला, बरामद हुआ, तो सारी फिर उस मकान को भी बुलडोजर चला के तोड़ा गया। तो देखिए, सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से सख्त है। और दूसरी बात, स्कूलों में देखिए, इससे भी बड़ी चिंता ये किसी सड़क पे घटना नहीं हुई, स्कूल में हुई। देखिए, स्कूल जहाँ शिक्षा के मंदिर है, संस्कार के मंदिर है, उनमें चाकू जाए, छुरे जाए, हिंसा हो, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल। सरकार ने इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले एक ऑर्डर निकाला कि स्कूलों में किसी भी तरह के घातक हथियार या नुकीले हथियार, नुकीली चीजें लाने पर प्रतिबंध लगाया। इससे कम
बालकों को ये पता लगे कि वो गलत काम कर रहे हैं, ये चीजें लाने गए। हाँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि समाज को अब जागरूक करने की जरूरत है कि इस तरह की हिंसा में बच्चों को लिप्त नहीं करें। बिल्कुल, योगेंद्र जोशी जी से मैं जानूंगा, आप पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। योगेंद्र जोशी जी, भाई स्कूल परिसर के अंदर पीसीआर खड़ी नहीं हो सकती, स्कूल क्लासरूम के अंदर कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हर जगह नहीं लगाया जा सकता। सर, ये वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, अब हमारे यहां पर अगर इस तरह की बात सामने आ गई है तो कितने ये गंभीर है और कैसे इससे बचा जाए? रविंद्र जी, आपने सही कहा है कि 2-5 सालों में इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई। आप देखेंगे कि फायरिंग की घटना कर रहा है माइनर कई बार जाकर के मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, और ये घटना भी माइनर की है। तो हमें क्या है, अब भारत में कम से कम जुवेनाइल एक्ट जो है उसके बारे में विचार करना पड़ेगा सबसे पहले, कि इसके अंदर जो उम्र दी गई है 18 साल और 18 साल से कम, अब दोबारा से सोचना पड़ेगा कि भाई माइनर किसको कहा जाए। दूसरा ये है कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट तो होती नहीं है, ये तो जुवेनाइल बोर्ड इसका निर्णय करेगा कि उसको क्या सजा मिले। मौत की सजा इसमें मिलती नहीं है, आजीवन कारावास की सजा ज्यादा हो सकती है। और जुवेनाइल बोर्ड जो है ये उस तरह की हरकत न करे जिस तरह की हरकत मुंबई में की गई थी कि 300 पेज का एक निबंध लिख लाओ, अब उसको जमानत ले दी। लेकिन अब देखना चाहिए कि इस बच्चे ने जो जघन्य अपराध किया है, इस बच्चे को कौन सी सजा मिलनी चाहिए और कितने दिन तक ये डिटेन रहना चाहिए। मैं फिलहाल का जो हमारा कानून है, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो बैठेगा या जो प्रावधान है नाबालिग व्यक्ति के लिए, नाबालिग बालक के लिए जो हत्या कर देता है या हो जाती है, दूसरी तरफ जो परिवारजन हैं उनके, जो उनके पिता हैं, उनको लेकर कानून में क्या प्रावधान है? क्योंकि फास्ट ट्रैक में ये पूरा केस चले, इसको लेकर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। मैं समझना चाह रहा हूं करंट स्टेटस क्या है इस केस को, अगर हम मद्देनजर रखें तो कानून का क्या करंट स्टेटस है? देखिए, कानून का तो करंट स्टेटस ये है कि वो माइनर है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही इसका निर्णय करेगा। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे होगी, ये जिस सरकार ने इसके लिए कहा है, जिन्होंने इसकी अनुमति दी है या कोई बात कही है, तो वो बता सकते हैं। नहीं, मतलब मैं वही जानना चाह रहा हूं, दर्शक भी समझना चाह रहे हैं योगेंद्र जी, जितना मैं हूं समझ पा रहा हूं, आप अगर गलत हो तो करेक्ट कीजिएगा। अगर दोषी पाया जाएगा तो 18 साल तक फिर वो अभिरक्षा में रहेगा, बाल सुधार गृह में रहेगा, फिर छूट जाएगा, या जितनी सजा उसको दी जाएगी, अभी अगर 15 साल का मान के चले तो 1 साल या 2 साल बाद छूट जाएगी। थोड़ा इसको विस्तार से बताएं, उनके पिता के खिलाफ किस तरह से कानून सम्मत कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है? देखिए, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा का प्रावधान है। कोई भी माइनर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, लेकिन वो गंभीर प्रकृति का अपराध करता है जिसमें मर्डर तक कर देता है, तो उसमें आजीवन कारावास तक उसको सजा हो सकती है। अच्छा। लेकिन जो पिता है, उसका भाई मैं नहीं कह सकता, मैंने ऐसा कोई नियम और कानून नहीं देखा जिसमें बच्चे ने अगर कोई अपराध कर दिया हो और उसके पिता को एक्सीडेंट के अलावा, जहां पर माइनर बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाता है, उसके लिए जरूर प्रावधान है। बाकी इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं। ये स्कूल जाता था बच्चा, स्कूटी से दिखाई दिया सीसीटीवी फुटेज, स्कूटी से आया, 18 साल का तो है नहीं, स्कूटी दे दी पिता ने नहीं बिना हेलमेट। मैं वही कह रहा हूं कि आप ये जरूर कर सकते हैं कि स्कूटी चलाता था, पिता ने बिना लाइसेंस होते हुए उसको दे दिया, तो उसमें उसको पनिशमेंट मिलेगा। वो पिता को उस बात का तो पनिशमेंट मिलेगा ही सही, लेकिन इस अपराध से संबंधित उनको कोई पनिशमेंट इसमें लागू नहीं होगा। ओके, ठीक है। मिथिलेश जैमिनी सर, एक मां जो अपने बेटे को तैयार करके लंच बॉक्स देकर भेजती है स्कूल, ये सोचकर कि जब वो आएगा उसके लिए क्या खाना बनाऊं मैं, और वो बच्चा घर वापस नहीं लौटता, और मां कह रही है मुझे मुआवजा, किसी तरह की मदद, सहायता नहीं चाहिए, मेरे बेटे के आरोपी को सजा दे दें। सर, ये बताएं कि जो कानून बनाने वाले हैं वो क्या जवाब देंगे इस मां को? देखिए, इसमें सबसे जो अहम बात है कि पेरेंटिंग, संस्कार की लड़ाई है। जब इस देवराज और जो दोषी बच्चा है उसके बीच विवाद हुआ, तो एक परिवार के बच्चा चाकू लेके नहीं गया, लेकिन दूसरा परिवार का बच्चा चाकू लेके गया और हत्या कर दी, और वो भी सरकारी स्कूल में। इसका मतलब
कहीं न कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में खोट है। और जो बच्चा, एक मजहब का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कहीं अगर आपको एजुकेशन उनको देनी है तो आपको सबसे पहले उन्हें एक बेटर नागरिक बनाना पड़ेगा। जो हमारे कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम नाम हम वतन है, जिनको बांटे वो मजहब नहीं इल्जाम है। जो सबसे अहम चीज है कि आप जब उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपने उसको चाकू कैसे दिया। क्या हथियार देना अपराध की श्रेणी में नहीं आता? इसकी व्याख्या कानूनविद करेंगे। लेकिन जो सबसे डराने वाला दृश्य है कि जो राजस्थान की इकोनॉमी का बैकबोन है वो है उदयपुर नगरी, जहां वेडिंग इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, टूरिज्म आता है, जॉब क्रिएट होते हैं। कहीं उसका माहौल तो नहीं बिगाड़ा जा रहा है? कभी कन्हैयालाल, कभी देवराज, ये एक साइलेंट वेपन तो नहीं चल रहा है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती और सबसे मुस्लिम नेताओं को भी आकर बयान देना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस वतन में, इस प्रदेश में अमन और अखलाक कायम रहे, तो सबसे पहले जो भी, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे मुस्लिम नेता हो, उनको देवराज की मौत पर शोक प्रकट करना चाहिए और खेद बताना चाहिए कि आप, देवराज तो चला गया, लेकिन जो बच्चे ने जघन्य अपराध किया है उसकी जीवन भी नरक हो जाएगा। तो कहीं ये संदेश देना बहुत जरूरी है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि शिक्षा का मतलब चरित्र का सामूहिक निर्माण, ऑलराउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन इसके लिए होती है कि आपको एजुकेट करे, आपको एक अच्छा नागरिक बनाए। तो कहीं न कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप पहले गुरु होते हैं। तो हम इस घटना से प्रदेश के तमाम माँ बापों को सबक लेना चाहिए कि हम हमारे बच्चों को बिल्कुल जिहाद या कोई उन्माद की तरफ नहीं। रामकेश मीणा जी, जैसा आपने खुद भी स्वीकार किया और खुद भी कहा कि भाई राजनीति इस मामले पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर यहां मिथिलेश जी ये कहते हैं कि एक धर्म के विशेष के लोगों को, चूंकि इस प्रकरण को जिस तरह से कहा जा रहा है, वो सामने आकर उनको भर्त्सना करनी चाहिए, इस कृत्य की संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए पीड़ित परिवार के। और बीजेपी के प्रताप राव जी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस की तरफ से एक भी बयान ऐसा नहीं आया जिसमें आरोपी परिवार के खिलाफ कुछ कहा गया हो। देखिए जनाब, इसमें आप हिंदू और मुस्लिम इसमें ना करें, और ये हिंदू और मुस्लिम का मैटर भी नहीं है। ये दो परिवारों के, दो व्यक्तियों के, दो बच्चों के झगड़ा है, और इस झगड़े के पीछे क्या कारण रहे हैं ये तो पुलिस तहकीकात में पता लगेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कोई प्रदेश हो, देश हो, वो इकबाल से चलता है, और कानून व्यवस्था का जो जज्बा है, वो कानून व्यवस्था का जज्बा फेल होता है तो हर कोई छोटा मोटा व्यक्ति भी हिम्मत करने की कोशिश करता है। और ये सारी की सारी व्यवस्था है। मैं माफी चाह रहा हूं, कानून व्यवस्था मैंने यहाँ पर अपने एक कानून व्यवस्था क्यों नहीं है? हाँ। आप बताइए, कोई बच्चा चाकू लेकर के स्कूल में कैसे गया? क्या प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं है? सर मैं वही तो पूछ रहा था, स्टाफ है उसकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं वही तो नहीं, तो आप बताइए कि क्या ये संभव है कि हर क्लासरूम में एक पुलिसकर्मी मौजूद रहे? बात करने दो। 2-3 दिन पहले झगड़ा हुआ, उसके बाद में क्यों झगड़ा हुआ? क्या स्कूल के स्टाफ को इस झगड़े को नहीं सुलझाना चाहिए था? चाकू कहां से लेकर के आया है? चाकू जो मिला है, मिथिलेश जी ने कहा कि एक बच्चा ही चाकू लेकर आता है, दूसरा नहीं लेकर आता है। ये कानून व्यवस्था की पूरे राजस्थान में संकट खड़ा हो गया है। दुष्कर्म की, अपहरण की जो घटनाएं हो रही हैं, ये पुलिस की पूरी तरीके से, प्रताप राव जी जवाब देंगे इसका, कानून व्यवस्था का सवाल है ये, और धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए इस घटना को। क्या जवाब देंगे? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं जवाब दे रहे? मुख्यमंत्री जी ने मुंह बंद कर रखा है। वास्तव में देखना जाना चाहिए कि अब पूरी घटना सामने आ चुकी है, उनको अपनी बात कहनी चाहिए, सामने आ चुकी है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको लेकर जो प्रदर्शन हुए, उसको लेकर इन दोनों बच्चों की बहस हुई है। उस बहस के दौरान एक बच्चा जो कि एक संप्रदाय विशेष का है, वो चाकू लेके जाता है और अपने हिंदू साथी की हत्या कर देता है। आखिर में ऐसा क्या हो रहा है? क्या घर के लोगों का सपोर्ट है? क्या संप्रदाय के लोगों का सपोर्ट है? क्या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है? आखिर में ये कैसे हो रहा है? जैसे ऐसे बच्चा, 15 साल के बच्चे को क्या पता
15 साल के बच्चे को किसने उकसाया? 15 साल के बच्चे को कौन गलत संस्कार दे रहा है? 15 साल के बच्चे को कौन गलत रास्ते पे ले जा रहा है? 15 साल के बच्चे को कौन हाथ में चाकू दे रहा है? 15 साल के बच्चे को कौन कह रहा है कि चाकू लगा के मारे? देखिए, इसमें समझना पड़ेगा। प्रताप राव जी, रामतेज जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को बयान देना चाहिए इस पर, कानून व्यवस्था को लेकर बयान देना चाहिए। प्रताप राव जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा, आपका जवाब जारी रखते हुए मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा जो रामतेज जी ने पूछा। साफ बोलने में जो डर लगता है, केवल ये साफ बोलने में डर लगता है, ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, केवल एक संप्रदाय के नाम आ रहा है इसलिए चुप बैठेंगे और मुद्दे को उल्टा, इनको मुद्दा हिंदू मुस्लिम चाहिए, क्या लोगों के मिथिलेश जी, ये पहले कन्हैया और अब देवराज, ये मुद्दा राजस्थान की राजनीति को कहां लेकर जाएगा? सोशल मीडिया के माध्यम से गलत शिक्षा दी जा रही है। राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में राजनेता कुछ भी सोचे, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, चाहे जयपुर में घटना हुई तो उस पर भी बयान देना चाहिए थे मुस्लिम नेताओं को और कांग्रेस नेताओं को और बीजेपी नेताओं को। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप ऐसी घटनाओं पर कास्टिज्म को या धर्म को जोड़ते हैं और उनके लोग नहीं बोलते हैं तो दूसरे मजहब के लोगों के दिल में यह बात घर कर जाती है कि हमारी सुरक्षा का मुद्दा क्या होगा। क्योंकि राजस्थान में लगातार 2 घटनाएं हो गई, जयपुर और उदयपुर जी। ये घटनाएं सामान्य नहीं है। जोशी जी, मैं एक आग्रह आपसे भी करूंगा कि आप अपील कीजिए जरा पेरेंट्स को कि वो कैसे इस घटना से सबक लें और अपने बच्चों को ऐसी किसी भी परिस्थिति में आने से रोक पाए। जोशी जी, संक्षेप बताइएगा सर। मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ करके बयान देना रविंद्र जी, मेरा ये सभी माता पिताओं से ये आग्रह है कि वो अपने बच्चे की रोज के प्रतिदिन की एक्टिविटीज देखें और उसको समझें कि वो कोई अनायास इस प्रकार से तो नहीं हो गया। लेकिन जो बात आपने मुझसे पूछी थी कि पहले, अभी क्या देखिए, पहले स्कूलों में एनडीए और पीटीआई की पोस्ट होती थी। हम जब पढ़ते थे स्कूल के अंदर ऐसा अनुशासन बना के रखते थे एनडीए पीटीआई के प्रार्थना से लेकर के स्कूल बंद होने तक सारे बच्चों का उनको पूरा पता रहता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वक्त नहीं है और वो यहां तक, क्योंकि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस दौर के